Good morning everybody. Today we are going to discuss on a very important act, that is NDPS Act. अमूमन हम देखते हैं कि इस प्रकार के एक्ट्स पे बहुत कम चर्चा की जाती है। ये एक्ट न केवल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एडवोकेट्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे एडवोकेट्स जो लाखों की कमाई भी करते हैं। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें ऐसे व्यक्ति जो कि एनडीपीएस में एक तरह से हम यूँ कहेंगे कि मिसबिहेव करते हैं, इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो नहीं करते हुए और क्रिमिनल ऑफेंसेस की तरफ जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। सोसाइटी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को कभी अलाउ नहीं करती, नहीं हमारी पार्लियामेंट करती है। और इसीलिए हम जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट 1985 में एक एक्ट लेके आई जिससे सोसाइटी पर दुर्व्यसनों से होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके। हम जानते हैं कि सोसाइटी में एक या दो जितने भी कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर उनको अफीम या इससे संबंधित उत्पादों की, पोस्ट की, डोडा पोस्ट की या चरस की, भांग की, गांजे की लत पड़ जाती है तो वो न केवल अपनी कमाई हुई राशि को दुरुपयोग करता है बल्कि उस राशि से होने वाले अपने परिवार के बच्चों को लालन पोषण से भी वंचित कर देता है। इससे न केवल उसके परिवार को नुकसान होता है बल्कि हम सामाजिक रूप से देखें या राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो ओवरऑल जो है इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। लेकिन चूंकि हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार के जो एनडीपी सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस बहुत सारी मेडिसिन में भी काम आते हैं। चूंकि इनको अलाउ भी किया जाना होता है और इनका दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए कंट्रोल भी किया जाना होता है। इसलिए 1985 में हमारी पार्लियामेंट ये जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लेके आई, ये यानी स्वापर औषधि और पुनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 जो है वो अपना आप में एक सोशली भी और इकोनॉमिकली भी बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम हो जाता है। और वकालत के पेशे की दृष्टि से और स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये जो है वो एक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम बना हुआ है हमारे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि पहले हम हमारे जूम प्लेटफॉर्म पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ प्रारंभिक बातें एनडीपीएस एक्ट के बारे में कर चुके हैं, उसको रफली एक बार रिवाइज करते हुए फिर हम जो वो बाकी के सेक्शंस में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आप कि ये जो एक्ट है 16 सितंबर 1985 को लाया गया था। इसके चैप्टर फर्स्ट में जो है वो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी एक्ट्स जो वो पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा पारित किए जाते हैं, वो उसमें पहली जो सेक्शन होती है वो उसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारूप से संबंधित होती है और सामान्यतः सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती ही है। इस एक्ट में सेक्शन 2 में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है जिसमें हम जैसे कि हम जानते हैं कि नार्कोटिक ड्रग्स से क्या तात्पर्य है या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से क्या तात्पर्य है, व्युत्पाद से क्या तात्पर्य है, संक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार की जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है। डेफिनेशन से निकल के अब हम इसके चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सेक्शन 3 जो है वो हमें मना प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उसमें लोप करने की शक्ति के बारे में बताती है। तो देखिए आप कि सेक्शन 3 हमें इशारा कर रही है इस एक्ट के लास्ट में जो शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें इस प्रकार के पदार्थों की सूची जो कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में आते हैं, जैसे आप देखेंगे आगे चल के कि अफीम है, चरस है, गांजा है, डोडा पोस्ट है, इस प्रकार के पदार्थों को तो पहले से ही उस शेड्यूल में यानी अनुसूची में शामिल किया गया है। लेकिन सेक्शन 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रकार से एम्पावर्ड करती है, शक्तियां देती है कि यदि
सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि में कुछ और इस प्रकार के पदार्थ हैं जो सोसाइटी पर विपरीत प्रभाव डाल रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी पार्लियामेंट ये मान के चल रही है कि इस प्रकार के पदार्थों को जो है वो इस एक्ट की सेक्शन 3 में जोड़ा जाना चाहिए, तो यह सिंपली सेक्शन 3 इटसेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो इस प्रकार के दूसरे पदार्थों को भी इस सूची में जोड़ सकती है, जिसको कि हम ऑफेंस बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम सेक्शन 4 देखेंगे, स्वापक औषधियों आदि के दुरुपयोग व अवैध व्यापार के निवारण एवं उसकी रोकथाम के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा अध्युपायों का किया जाना। ये सेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड करती है, शक्तियां देती है कि जो हमारा एनडीपीएस है, स्वापक औषधियां है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं करे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो है वो औषधियों में भी काम आते हैं, और ये औषधियाँ कई लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होती है, जान बचाने वाली औषधि साबित होती है। हम देखते हैं कि आयुर्वेद में इसका एक बहुत बड़ा उपयोग होता है, और एलोपैथिक में भी इसका एक बहुत बड़ा उपयोग होता है। इसलिए हम इसका जो वो उचित उपयोग है वो तो करने के लिए अनुमति दें, लेकिन अगर केवल नशीले पदार्थों के रूप में, नशे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं कि ये पदार्थ बहुत महंगे आते हैं। अफीम का, चरस का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव है वो करोड़ों रुपए पर केजी का है। तो स्वाभाविक तौर पे हम जानते हैं कि इसकी तस्करी होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। उस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसका जो अवैध व्यापार है और उसको निवारित करने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए इस प्रकार के उपाय करेगी, अध्युपाय करेगी, जिससे इसका किसी प्रकार का परिवहन न हो सके, अवैध भंडारण नहीं हो सके, अवैध उपयोग नहीं हो सके, अवैध क्रय विक्रय नहीं हो सके। इसके लिए वो सारे सेफ गार्ड्स जो है वो इस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे हम देखेंगे कि इस प्रकार की बहुत सी अथॉरिटीज जो है वो इसमें बनाई गई है, और उन अथॉरिटीज के माध्यम से इनको एक सेफगार्ड के रूप में काम में लेगी, ऐसे अध्युपाय करेगी, इसकी रोकथाम करेगी, जिससे कि ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग ना हो। आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन 3 और 4 के प्रोविजंस को लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 5 के अंतर्गत इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जो कि इसके दुरुपयोग के लिए, दुरुपयोग को रोकेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे अधिकारी इस प्रकार के पदार्थों के अवैध रूप से भंडारण किया जाना, परिवहन किया जाना, या उसका उपभोग से रोका जाना, ये सारी चीजें इस प्रकार के अधिकारी जो है वो रोकथाम के लिए कार्य करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, और वो इस प्रकार के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होंगे। सेक्शन 6 में एनडीपीएस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ताकत दी गई है, पावर दिया गया है, एम्पावर्ड किया गया है कि वो एक इस प्रकार की परामर्श समिति का गठन करेगी, जो एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए न केवल कार्य करेगी, बल्कि अपनी राय देगी, ओपिनियन देगी, और जो लेजिस्लेशन, जो रूल्स, जो रेगुलेशंस बने हुए उसमें संशोधन करने, जोड़ने, कम करने का सुझाव देगी। तो ये जो इस प्रकार की परामर्श समिति बनी हुई है, हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक अध्यक्ष और 20 से अधिक 20 से मैक्सिमम जो 20% को इसका सदस्य मनोनीत करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आगे देखेंगे कि हम ये जो परामर्श समिति है इसमें नियुक्त किए गए अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल, उसकी योग्यता, उसके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें इत्यादि के बारे में भी विनियमन कर सकेगी। सेक्शन 7 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने सेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी देखे थे, यहाँ ये एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी प्रकार से एम्पावर्ड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने इस प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, जो राज्य के परिक्षेत्र में, जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, उनको ऐसे अधिकारी नियुक्त करेगी जो उसको कंट्रोल कर सके, एनडीपीएस से संबंधित पदार्थों को। मैंने आपको बताया था उदाहरण में
कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़ ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ राज्य सरकार की अनुमति से लाइसेंस लेकर के ओपियम से संबंधित कृषि कार्य किए जाते हैं, लाइसेंस में कृषि कार्य किए जाते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करेगी ताकि इसके दुरुपयोग को नियंत्रित किया जा सके, निवारित किया जा सके। इसमें हम देखेंगे एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, चैप्टर 2A, जो कि सेक्शन 7A के माध्यम से और 7B के माध्यम से जोड़ा गया है। 7A हमें कहती है कि औषधि के दुरुपयोग और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि। देखिए ये हम जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नशे की लत पड़ जाती है, और ऐसे नशेड़ियों को रोकने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए कि इसके जो दुष्प्रभाव है वो बताने के लिए, साथ ही उनको मेडिकेटेड करने के लिए कि वो उस प्रकार के नशे से वंचित हो, आगे से वो नशा ना करे, तो इसके लिए एक फंड जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकेगी और उस फंड के माध्यम से लोगों को ट्रेन करेगी, अवेयरनेस जागृत करेगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सेक्शन 7B में जो 7A के अंतर्गत औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई गई है, उसके लिए निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट जो वो प्रस्तुत की जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि बजट में इस प्रकार के जो फंड्स जारी किए गए हैं, उन फंड्स का कितना उपयोग किया गया है, इसकी एक एनुअल रिपोर्ट जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। तो इसी प्रकार से अब हम चैप्टर 3 की तरफ पढ़ते हैं। चैप्टर 3 में पहला सेक्शन है सेक्शन 8, और सेक्शन 8 जो है वो कहती है हमें कि एनडीपीएस के अंतर्गत कुछ संक्रियाओं पर प्रतिबंध, यानी सेक्शन 8 जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार से एम्पावर्ड करती है, शक्ति देती है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज है, इनके उपभोग, परिवहन, भांडागारण इत्यादि से संबंधित इस प्रकार के वो नॉर्म्स बना सकेगी कि उनको लागू किया जाना है या नहीं किया जाना है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि कितनी एकड़ में जो है वो अफीम बोई जानी है, किसानों को कृषि के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए शुरू में ये निर्धारित कर सकती है कि आने वाले वर्ष में हमें औषधियों के रूप में इस प्रकार की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी और कितनी भूमि पर जो वो इस प्रकार का उत्पाद हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इससे अधिक भूमि पर बुआई पे प्रतिबंध कर सकती है, उससे अधिक मात्रा पे क्रय विक्रय पे प्रतिबंध कर सकती है, उसके स्टोरेज पे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे प्रतिषेध कर सकती है। तो धारा 8 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार की पावर देती है कि वो ऐसी संक्रियाओं पर प्रतिषेध लगा सके सिंपली। अब देखिए सेक्शन 9 हमें जो है वो ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एनडीपीएस से संबंधित मामलों में लाइसेंस देने, उसको कंट्रोल करने और उसको रेगुलेट करने की पावर देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एनडीपीएस से संबंधित जो उत्पाद है, उसके बुआई से संबंधित, उसके ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, उसके स्टोरेज से संबंधित लोगों को लाइसेंस दे सकती है और उसको नियंत्रित भी कर सकती है कि कब कितनी मात्रा में बेचा जाना चाहिए, कितनी मात्रा में रोका जाना चाहिए, है ना। और उससे संबंधित जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार के रेगुलेशंस बना सकती है, रूल्स बना सकती है, एक्ट बना सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। तो ये जो है वो पावर सेक्शन 9 के अंतर्गत जो है सेक्शन 9 के अंतर्गत जो वो दिया गया है। यहाँ पहले मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 8A और जोड़ी गई है इसमें अमेंडमेंट के द्वारा, वो हमें कहती है कि अपराध से उत्पन्न संपत्ति से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। ऐसे लोग जो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं एनडीपीएस से संबंधित उनका दुरुपयोग करते हैं, उन एक्टिविटीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पर रोक लगा सकती है, उनको प्रतिबंधित कर सकती है। और साथ ही जैसा कि अभी हमने सेक्शन 9 में लाइसेंस इत्यादि के बारे में देखा, सेक्शन 9A और अमेंडमेंट करके जोड़ी गई है। इसमें ये कहा गया है कि इस प्रकार के प्रोविजंस को जो है वो रेगुलेट करने की भी सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति है, उसके संबंध में रूल्स रेगुलेशंस वो बना सकती है। सेक्शन 10 हमें कहती है
कि अनुज्ञाकारी नियंत्रण करने और विनिमय करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसमें हम देखेंगे सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस इत्यादि के लिए जो पावर्स दिए गए हैं, वही स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दिए गए हैं कि राज्य सरकारें अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने जोग्राफिकल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो ये सारी एक्टिविटीज हो सकती है, उनके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट अलग से अपनी जो है वो रेगुलेशंस बना सकती है, नियम बना सकती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि कस्टम्स और एक्साइज के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से इस प्रकार की संक्रियाओं का संचालन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसी प्रकार से सेक्शन 11 ये कहती है कि इस प्रकार के जो सब्सटेंसेज है वो कुर्की इत्यादि नहीं होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस पहले से ही बना के रखती है। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर उन प्रक्रियाओं का संचालन किया जाएगा और जो ऑफेंसेज है उनके बदले में पेनलाइज किया जा सकेगा। इसी प्रकार से सेक्शन 12 जो है वो बाह्य व्यवहार पर निर्बंध लगाती है। इसका मतलब सीधा ये है, सामान्य शब्दों में अगर हम एनडीपीएस को समझे तो सेक्शन 12 ये कहती है कि नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में बाह्य किसी प्रकार का व्यवहार नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से उनको विनियमित करेगी उसी प्रकार से होगा। आम आदमी कोई बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से न तो इस प्रकार का कोई कृषि कार्य करेगा, न उसको स्टोरेज करेगा, न उसका परिष्करण करेगा और न क्रय विक्रय उपयोग उपभोग करेगा। यानी कुल मिलाकर के इस एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जैसे डायरेक्शंस देगी उन डायरेक्शंस के आधार पर ही उसका संचालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सिंपली आज हम केवल सेक्शन 12 तक देखते हैं। ये पार्ट फर्स्ट के रूप में यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो डाला जा रहा है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 के रूप में इसको कंटिन्यू करेंगे और पूरे एक्ट के अलग अलग यूट्यूब पे आपको वीडियो जो वो उपलब्ध होंगे। तो कल से हम जो वो सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें। थैंक यू सो मच।